कहानी की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग, जहां हमारा मेन कैरेक्टर इकी कुरोगा ने न्यूज़ देख रहा होता है, जहां बताया जा रहा था कि आज वर्मेलियन एम्पायर की राजकुमारी जापान आई हैं एकेडमी ज्वाइन करने। इसके बाद वो लड़का वॉक करने निकल जाता है, ये सोचते हुए कि कुछ लोगों का मानना है जो लोग जिस परिस्थिति में जन्म लेते हैं वैसे ही मर जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत साबित करके रहूंगा। इसके बाद वो एक पार्क में आके अपने वेपन के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, जहां वो एक फ्लैशबैक याद करता है जब उसके घर वाले उसे निकाल दिए थे। वो तूफानों भरे रास्तों में हिम्मत हार के अपनी लाइफ को खत्म करने जा रहा था। तभी उसके सामने एक ओल्ड अंकल आते हैं जो कहते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है अब तुम हार गए हो? अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें बस एक और कदम बढ़ाने की देर है। इकी अपने फिर ख्यालों से वापस आता है और कहता है, मैं एक ब्लेजर बन के रहूंगा जो एक महान मैजिकल नाइट होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस पूरा करके वो अपने रूम में वापस आता है, जहां वो राजकुमारी वर्मिलियन को देखता है जो अपने कपड़े बदल रही थी। इकी उसे कहता है कि चिल्लाना मत, मैं भी अपने कपड़े चेंज कर देता हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर राजकुमार इसके जवाब में उसे एक खींच के रखती है। और फिर ये बात एकेडमी के प्रिंसिपल तक जाती है। प्रिंसिपल इकी से कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, हमारे एकेडमी से हर साल 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और आगे चल के महान मैजिकल नाइट बनते हैं, और पहले ही दिन मुझे ये सब डील करना पड़ रहा है। इकी उनसे माफी मांगता है। तभी प्रिंसिपल स्टेला को बुला के जल्दी से मैटर को सॉर्ट आउट करने बोल के चली जाती हैं। इकी स्टेला से माफी मांगता है तो स्टेला कहती है, ठीक है, तुम अपने गर्दन को धड़ से अलग कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इकी कहता है, क्या ये कैसा माफी है? वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी स्टेला अपने गुस्से से लाल हो जाती है और इकी से कहती है कि मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी मेरे अपमान करने के लिए। इकी यहाँ उसे घबराते हुए कहता है कि उसकी नज़र उससे इसलिए नहीं हटी क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी, और ये ट्रिक काम कर जाती है। इकी कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे रूम में थी। यहाँ तभी प्रिंसिपल आके बताती हैं कि स्टेला आज से तुम्हारी रूममेट है, क्योंकि तुम मैजिकल पावर्स के मामले में एकेडमी में सबसे कमजोर हो और स्टेला सबसे पावरफुल है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और स्टेला को ये मंजूर नहीं था, तो प्रिंसिपल कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत आएगी तो तुम कभी भी एकेडमी छोड़ के चली जा सकती हो। इसके बाद साथ रहने के लिए स्टेला इकी के सामने 3 शर्त रखती है। तुम कमरे के अंदर मुझसे बात नहीं करोगे, ना मुझे देखोगे और ना ही सांस लोगे। इस पर इकी कहता है कि कम से कम सांस तो लेने दो, वरना मैं रह के ही क्या करूंगा। स्टेला कहती है कि नहीं, इसके बहाने तुम मेरी खुशबू लेना चाहते हो। फिर दोनों बहस करने लगते हैं, तो प्रिंसिपल कहती हैं कि क्यों ना, क्या शर्त रखना है, इसका फैसला एक बैटल से हो जाए। इकी हाँ कहता है, तो स्टेला कहती है कि तुम सही में ये बैटल करके फैसला करने वाले हो ना, फिर तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगी। और वो एक और शर्त रखती है कि हारने वाला जिंदगी भर जीतने वाले की गुलामी करेगा। इकी कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इस पर स्टेला कहती है कि ये बस आखिरी था। अब दोनों बैटलफील्ड पे अपने अपने वेपन को समन करके रेडी थे। स्टेला अपने तलवार के टेम्परेचर के बारे में इकी को बताती है कि ये 3600 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे बच के रहना। इसके बाद स्टेला इकी पे एक एक करके वार करने लगती है। इकी स्टार्टिंग के उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। इसके बाद वो उसकी अटैकिंग स्किल को कॉपी करके उस पर ही वार करने लगता है। उसे ऐसा करते देख स्टेला पूछती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर ले रहा है। इस पर इकी कहता है कि उसे बचपन से किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, इसलिए वो खुद ही चीजों को देख के सीखने लग गया, और वो अब किसी की भी फाइटिंग टेक्निक को देख के कॉपी कर सकता है। तो स्टेला कहती है कि मैं तुम्हें बिना मैजिक पावर के हराना चाहती थी, और अब तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। स्टेला फिर अपने पावर्स को समन करने लगती है, पर इससे पहले ही इकी उस पर एक काफी तेज अटैक करता है, जिसका नाम है सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल। जिसे अपनी तरफ आता देख स्टेला पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। इकी कहता है कि मैंने अपने शरीर की सारी पावर लगा दी है इस अटैक में। और फिर स्टेला हार जाती है, जिसके बाद इकी भी वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो उस अटैक की वजह से काफी कमजोर हो गया था। होता है जहाँ स्टेला को देखने प्रिंसिपल आई थी, जहाँ वो स्टेला को इकी कुरागाने के बारे में बताती हैं कि उसकी भी हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि उसने अपने शरीर की पूरी पावर का यूज 1 मिनट में कर लिया, और ऐसा वो दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकता है। स्टेला प्रिंसिपल से पूछती हैं कि आखिर इकी को F क्लास में क्यों रखा गया है जबकि वो इतना ताकतवर है। इस पर प्रिंसिपल कहती हैं क्योंकि हमारा सिस्टम इकी की पावर्स का अंदाजा नहीं लगा पाता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेला एकेडमी आती है, जहाँ वो देखती है कि इकी आराम कर रहा होता है। उसके पास जाती है, तभी उसका हाथ इकी के हाथों से दब जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, तभी इकी जग जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे इतने करीब आके क्या कर रही हो। ये सुन स्टेला घबरा के उठती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। इकी उसकी पट्टी करता है, जिसके बाद स्टेला उससे माफी मांगती है जो उसने उससे कहा था। इस पर इकी कहता है, और उस शर्त का क्या जिसमें हारने वाला जिंदगी भर गुलामी करने वाला था। इस पर स्टेला मुंह बना के कहती है कि भूल जाओ। तो इकी कहता है, तो वर्मिलियन फैमिली के लोग अपने जवान से भी मुकरने लगे। इस पर स्टेला कहती है, ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बोलो। ये बात बोल के स्टेला काफी घबरा जाती है कि पता नहीं ये क्या करने बोलेगा। रिकी कहता है कि अब से तुम मेरी रूममेट रहोगी बिना किसी शर्त के, और इसके बाद दोनों दोस्ती कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ट्रेन में एक लड़की शिजुकू सोच रही होती है कि मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिलने वाली हूँ,
और मैं जाके उनकी हर वो कमी को पूरी करूंगी जो मम्मी पापा ने उन्हें नहीं दिया। इधर हम देखते हैं वर्कआउट करते समय इकी स्टेला से कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम भी मेरे जितना 20 किलोमीटर भागो। इसके बाद वो उसे टॉवल और वाटर बोतल देता है। स्टेला पूछती है कि तुम आज काफी खुश लग रहे हो। इकी कहता है कि क्योंकि 4 साल बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है और आज से वो भी यहीं पढ़ेगी। तो स्टेला पूछती है कि क्या वो तुम्हारी अपनी बहन है। तो इकी कहता है कि हाँ। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ एक टीचर यूरी आके बच्चों का स्वागत करती हैं, जिसे देख स्टेला कहती है कि इन्हें देख के लग रहा है ये कई सालों से सोई नहीं है। टीचर यूरी बताती हैं आने वाले 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के बारे में, जिसमें से इस एकेडमी से 6 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा जो सबसे बेस्ट होंगे, और सभी नॉकआउट मैचेस की डेट, ओपोनेंट्स नेम स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। स्टेला पूछती है कि आखिर हमारे मैचेस कितने दिन के गैप में होंगे। इस पर यूरी कहती है कि हर 3 दिन पे एक मैच। ये सुन इकी सोचता है कि ये सही है, इससे मैं अपने हर मैच में सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज कर पाऊंगा। यूरी कहती है चलो चीयर करते हैं। इतना बोल के वो खून की उल्टियां करने लगती हैं। ये देख के स्टेला घबरा जाती है, पर इकी अपना सर पकड़ लेता है। ये सब टीचर यूरी के दिन भर काम करने और नहीं सोने का नतीजा था। इसके बाद वो दोनों टीचर यूरी से मिलने आते हैं, जहाँ दोनों से यूरी कहती है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दोनों कॉरिडोर से निकल के जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की आके इकी का हाथ पकड़ के कहती है मेरा नाम कारागामे है, मैंने तुम्हें स्टेला से फाइट करते देखा, तुम काफी अच्छा लड़े और मैं एक न्यूज़पेपर क्लब ओपन करना चाहती हूँ, तो क्या तुम उसके लिए मुझे अपनी इंटरव्यू दोगे। स्टेला को हराने पर लड़कियां उसकी फैन बन रही हैं। इससे नाराज होकर स्टेला वहां से जाने लगती है, जिसे इकी रोकने लगता है। तभी उसे पीछे से उसकी बहन शिजुको कहती है आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया बड़े भाई। और वो फिर इकी के पास आके कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, और फिर उसे एक लिप किस करती है। ये देख वहाँ स्टेला के साथ साथ सभी का मुंह खुला का खुला रह गया, और यहाँ तक कि कागामे में पिक्चर लेते हुए कहती है कि ये तो फ्रंट पेज पे छपेगा। इकी शिजुको से पूछता है कि आखिर ये क्या था। शिजुको कहती है कि फॉरेन में लोग एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं। ये सुन स्टेला कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं जिस फॉरेन से आई हूँ वहाँ तो कोई सिबलिंग ऐसे नहीं मिलते। और फिर वो शिजुको को खींच के इकी से दूर करने लगती है, जिसके बाद फिर दोनों में बहस होने लगती है इस बात पे कि किस, कब, किसे, कहाँ और कैसे करना चाहिए। शिजुको स्टेला से कहती है कि जो भी हो, खैर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम कौन हो। तो स्टेला जोर से कहती है कि इकी मेरा मास्टर है और मैं उसकी जिंदगी भर की गुलाम। ये सुन इकी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना उस बात को भूल जाओ। तो शिजुको पूछती है कि क्या ये सच है बड़े भाई। इकी कहता है कि हाँ ये सच है, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सुन शिजुको कहती है ठीक है, फिर मैं आपको इससे छुटकारा दिलवा देती हूँ। इतना कह के वो अपने तलवार को समन कर लेती है, और इधर स्टेला भी अपने तलवार को। इकी दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर दोनों एक दूसरे पे हमला करने जाती हैं, जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है। हम अगले सीन में देखते हैं प्रिंसिपल ने स्टेला और शिजुको को एज अ पनिशमेंट पूरे एकेडमी की बाथरूम साफ करके जाने बोलती है। घर जाते समय स्टेला शिजुको से इकी के बारे में और जानना चाहती है। शिजुको से कहती है कि वो कभी नहीं समझ पाएगी इकी को, क्योंकि उसे घर वाले हैं उसे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो जन्म ही न लिया हो। इतना कह के शिजुको स्टेला को इकी के बारे में और जानने को उत्सुक करके चली जाती है। शिजुको की मुलाकात उसके रूम में एक लड़के एलएस से होती है, जो खुद को फीमेल मानता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेला इकी से इस बारे में बात करने आई थी कि क्या जो शिजुको ने कहा वो सच है। इकी कुरोगाने बताता है कि हाँ, दरअसल वो कुरोगाने फैमिली में जन्म लिया बिना पावर्स के, जिस वजह से उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती थी। फिर हम उसी फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ उस तेज तूफान में उसकी मदद एक ओल्ड अंकल करते हैं, जो इकी के ग्रैंडफादर थे, रोयुमा कुरोगाने, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान को जीत दिलाई थी। इकिया कहता है कि उन्होंने मुझे जीने का मकसद तो दे दिया, पर फिर भी मुझे कोई सिखाने के लिए रेडी नहीं था। मैंने सभी चीजें खुद से सीखनी शुरू की, और आखिर मुझे इस एकेडमी के प्रिंसिपल ने एडमिशन दे ही दिया। और मेरे डैड अब भी इस एकेडमी पे प्रेशर बनाते हैं ताकि वो मुझे निकाल दें, और मैं गिव अप नहीं करने वाला। मैं भी बड़ा होकर अपने ग्रैंडफादर की तरह एक महान आदमी बनना चाहता हूँ, जिसकी लाइफ दूसरों को इंस्पायर करती हो। उसकी स्टोरी जाकर स्टेला के दिल को छू जाती है। इधर शिजुको भी इकी की स्टोरी अपने न्यू रूममेट्स एलएस से कर रही थी, और वो कहती है कि वो बस अपने भाई को उसका प्यार देना चाहती है जो मॉम डैड ने नहीं दिया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ स्टेला और इकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ स्टेला को उसके फाइट का ईमेल आता है, जहाँ वो अपने ओपोनेंट का नाम इकी से बताती है। तो इकी उसके ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स बताने लगता है। स्टेला उससे मना करती है क्योंकि ये काफ़ी ईजी है उसके लिए। यहाँ इकी स्टेला से कहता है कि हमें मिले काफ़ी कम ही टाइम हुआ है, फिर भी हम एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करने लगे हैं। ये सुन स्टेला थोड़ा ब्लश करती है। फिर वो इकी को उसके साथ वीकेंड पे डेट पे चलने के लिए पूछती है, और तभी इकी को उसके बहन शिजुको का मैसेज आता है, जहाँ वो वीकेंड पे उसके साथ शॉपिंग चलने के लिए कहती है। यहाँ वो शिजुको को हाँ कर देता है। अब वीकेंड आ जाता है, जहाँ शिजुको एलएस को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ एलएस की हरकतों को शिजुको इग्नोर करने बोलती है। रास्ते में शिजुको इकी का हाथ पकड़ के शॉपिंग सेंटर बढ़ रही थी, तो स्टेला कहती है कि वो भी उसका हाथ पकड़ के चले, और शिजुको से कहती है कि वो इकी की सर्वेंट है तो सर्वेंट की तरह रहे।
ये सुन स्टेला को बुरा लगता है और जब आइसक्रीम खाते समय ईकी शिजुको की गाल से आइसक्रीम साफ करता है और उसे कहता है संभल कर खाए, तो स्टेला भी अपने पूरे मुंह में आइसक्रीम पोत लेती है और ईकी को भी उससे अपने हाथ से साफ करने के लिए कहती है और ईकी उसके लिए एक टॉवल दे देता है क्योंकि आइसक्रीम उसकी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। यहाँ एलेस कहता है कि तुम तो बिल्कुल बच्ची जैसे बिहेव कर रही हो। इसके बाद ईकी और एलेस उठ के बाथरूम में हाथ धो रहे होते हैं, जहाँ ईकी एलेस को थैंक्स कहता है उसकी सिस्टर के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो लड़कों से ज़्यादा कंफर्टेबल से नहीं रह पाती। यहाँ तभी एलेस को किसी के जोर से धमकाने की आवाज़ आती है और वो दोनों छुप जाते हैं, जहाँ एक क्रिमिनल गैंग आके बिना मतलब के टाइल्स पे गोलियां चला रहा होता है। इसके बाद एलेस ईकी को यहाँ से शैडो पोर्टल की मदद से सिक्योरिटी रूम में ले आता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि गार्ड्स को बांध के ये क्रिमिनल्स लोगों को बंदी बना लिए हैं, जिसमें से शिजुको और स्टेला भी थी। वो देखते हैं कि उनमें से एक बंदा एक बच्चे को पीटने लगता है जब वो काफी रो रहा होता है। यहाँ शिजुको स्टेला से कुछ कहती है। इसके बाद स्टेला उस बच्चे को बचाने आगे आती है और अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे उसे उनकी एक भी गोली नहीं लग रही थी। यहाँ उस क्रिमिनल गैंग का लीडर आता है और उस बच्चे की मॉम पे गन पॉइंट कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने इसे तमीज नहीं सिखाया। ये देख स्टेला उसे छोड़ देने के लिए कहती है, तो उनका लीडर कहता है ओह एक वर्मेलियन, तो चलो इसके बदले में तुम मुझसे माफी मांग लो, वो भी नाक रगड़ के, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन स्टेला उस पर अपने पावर से अटैक करने बढ़ती है, जिससे उनका लीडर अपने एक हाथ से उसकी फायर को एब्जॉर्ब करके दूसरे हाथ में लगे डिवाइस से उसी पे वार कर देता है। अब यहाँ स्टेला उससे झुक के माफी मांगने जा रही होती है। इधर ये सब एलेस और ईकी सीसीटीवी रूम में से देख रहे होते हैं, जहाँ ईकी एलेस को जाने देने के लिए कहता है, पर एलेस उससे कहता है कि अपनी बहन पे भरोसा रखो। इधर शिजुको ऊपर से सभी हॉस्टेज पे एक मैजिकल कवर कर देती है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहें। और फिर यहाँ ईकी मिरर को तोड़ता हुआ उस गैंग के लीडर के उस हाथ को ही काट देता है जिसमें वो डिवाइस लगी थी। सब अब उनके कंट्रोल में था, पर तभी उस हॉस्टेज में से एक लड़की उठ के एक लेडी पे गन पॉइंट कर देती है, जो उन क्रिमिनल्स का ये प्लान बी था। वो इन सबको एक तरफ हो जाने के लिए कहती है, पर तभी कोई इनविजिबल पावर आके उस लड़की को बेहोश कर देता है। ये होता है इन्हीं की एकेडमी का एक स्टूडेंट किरीहारा। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में, जहाँ किरीहारा को कुछ लड़कियां पूछ रही थी, तुम्हें डर नहीं लगा अकेले उन गुंडों को खत्म करने में? शिजुको और स्टेला इस बात पे सहमत होते हैं कि उन्हें ये लड़का तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ईकी भी आके उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। किरीहारा कहता है पता नहीं तुम जैसे कमजोर लोग को जगह दे के एकेडमी अपनी सीट क्यों बर्बाद करती है। इसके बाद किरीहारा उसे अपने मेल चेक करने बोलता है, जिसमें ईकी का पहला फाइट किरीहारा से ही होना था। टाइम आ गया था थोड़े एक्शन का, जहां स्टेला का पहला फाइट एक मेटल बॉडी से था, जिसे स्टेला अपने तलवार के टेम्परेचर को बढ़ा के उससे गिव अप करवा देती है और आसानी से विन कर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेला सावर ले रही होती है, तो शिजुको और एलेस उससे सुनाते हुए कहते हैं कि स्टेला को कितना कमजोर ओपोनेंट मिला था ना। इसके बाद हम देखते हैं ईकी सुबह से बैठ के पिछले साल के किरीहारा के सभी फाइटिंग के वीडियोस देख रहा होता है। तभी यहाँ स्टेला आती है और कहती है कि वो तो इनविजिबल होकर अटैक करता है ना। इस पर ईकी कहता है कि हाँ, पर उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एलेस ईकी को मिलने बुलाया था। वो उसे किरीहारा और ईकी के बीच के पिछले साल क्या हुआ था ये पूछना चाहता था। यहाँ ईकी उससे बताता है कि जो इस एकेडमी में पहले प्रिंसिपल था, वो और मेरे डैड मुझे एकेडमी से निकालने के लिए किरीहारा का इस्तेमाल किए थे, जहाँ वो मुझसे बिना मतलब के लड़ाई करता, अपने पावर्स का यूज करता मुझ पे, ताकि मैं फाइट बैक करूँ और उन्हें एक रीजन मिल जाए मुझे एकेडमी से निकालने का। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक न्यू प्रिंसिपल नहीं बन गई। यहाँ एलेस भी ईकी के स्ट्रगल्स और पेशेंस को दाद देता है और उसके फाइट के लिए उसे गुड लक कहता है। फाइट का दिन आ जाता है जहाँ ईकी फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा होता है, जिसमें लिखा था कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तभी यहाँ एक डीमन प्रिंसेस नेने आती है, जो प्रिंसिपल की एक फ्रेंड है, और वो ईकी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकती हूँ। और तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आती हैं और नेने को पकड़ के ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक सुपरवाइजर की जरूरत थी। अब लड़कों के एक्शन का टाइम आ चुका था और यहाँ किरीहारा स्टार्टिंग से ही इनविजिबल होके ईकी पे अटैक करने लगता है। और शुरू में तो ईकी उसके एरोस को देख के डॉज करता है, पर बाद में किरीहारा अपने पावर्स को बढ़ा लेता है और अपने एरोस को भी इनविजिबल कर लेता है, जिसके बाद वो ईकी पे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी तरह से लगातार वार करने लगता है, जिससे ईकी काफी घायल हो गया था। यहाँ किरीहारा उसका फिर से मजाक बनाते हुए कहता है कि तुमने नई प्रिंसिपल के सिफारिश से एकेडमी में एडमिशन तो ले लिया, पर ग्रेजुएट कैसे होगे, क्योंकि उसके लिए तो तुम्हें 7 स्टार फेस्टिवल में क्वालिफाई होना होगा। और जरा देखो तो तुम अपने आप को, एक F क्लास के हो। स्टेला वर्मेलियन से भी तुम किस्मत से ही जीते थे। जिससे अब कुछ ऑडियंस में से भी सब ईकी का मजाक बनाने लगते हैं। सुन स्टेला उठती है और गुस्से से सभी को शांत रहने बोलती है, और वो फिर ईकी से कहती है कि अब उठ भी जाओ बेवकूफ़, और इन्हें दिखा दो कि तुम में गिव अप ना करने की जिद है। ये सुन ईकी हिम्मत करके उठता है और अपने आप को एक पंच मारते हुए कहता है थैंक्स स्टेला। यहाँ किरीहारा कहता है कि देखो तो लगता है ये पागल हो गया है, अगर गिव अप नहीं करोगे तो फिर तो तुम मरने वाले हो।
उस पर फिर वार करने लगता है, पर तभी इकी अपने सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करता है और किरीहारा के टाइमिंग और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके और उस पर काफी जोरदार एक के बाद एक उसके वार को डॉज करते हुए अटैक करता है। और 1 मिनट के अंदर किरीहारा की नाक इकी के तलवार के ठीक आगे थी। ये देख किरीहारा वहीं बेहोश हो जाता है और इकी विनर अनाउंस होता है और सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल यूज करने की वजह से वो भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इकी के बेड के बगल में स्टेला होती है जो उसका केयर कर रही होती है। यहाँ इकी होश में आते हैं, स्टेला से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और पहले स्टेला थोड़ा नाराज होती है कि वो ये बात इतने देर से क्यों बोला और फिर वो अपनी सेम फीलिंग भी उसके आगे रखती है। यहाँ इकी कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट नाइट बनाने में हेल्प करेंगे और इन फ्यूचर उनकी किसी कंपटीशन में फाइट भी होगी। यहाँ स्टेला कहती है फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीतने देने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेला अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि 2 वीक हो गए लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा रिलेशनशिप में होना चाहिए। और उसकी फ्रस्ट्रेशन तो तब और बढ़ जाती है जब इकी के 5th मैच जीतने के बाद उसकी एक फैन बेस बन गई थी। इसमें काफ़ी लड़कियां थी और वो इकी के पास आके उन्हें भी फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए कहती हैं। कुछ ही दिनों में लड़कियों का इकी की तरफ इतना झुकाव देख के लड़के जलने लगते हैं और इकी को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। इकी इन सभी लड़कियों को कल से ट्रेनिंग पे आ जाने के लिए कहता है। यहाँ रात के टाइम स्टेला इकी से कहती है कि वो ऐसा करके आने वाले टाइम में खुद के लिए ही कंपटीशन बढ़ा रहा है और इकी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस उन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग देगा ताकि उस मॉल में हुए किसी केस में वो हिम्मत कर पाए। इसके बाद स्टेला इकी से कहती है कि चल ना कुछ करते हैं, पर जब वो मुड़ के देखती है तो इकी सो चुका था। अब अगले दिन ट्रेनिंग टाइम में जहाँ इकी उन्हें शरीर को बैलेंस रखने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये सभी चीज़ें कारागामे अपने नोटबुक में नोट कर रही थी कि भले मुझे तुम्हारी लेसन समझ में नहीं आ रही हैं पर फिर भी मैं इसे न्यूज़पेपर में छापूंगी, इससे जो समझदार होगा वो तो समझ ही जाएगा। तभी यहाँ कुछ लड़कों का ग्रुप आ जाता है जो इकी को पीटने आए थे, पर इकी उनकी ही पिटाई कर देता है और कहता है लगता है तुम सबने ठीक से होमवर्क नहीं किया था। यहाँ वो सभी इकी से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें भी ट्रेनिंग देने की जिद करने लगते हैं। यहाँ इकी इन्हें भी अपने स्टूडेंट की तरह ट्रेन करता है। ब्रेक के टाइम पे स्टेला इकी के लिए वाटर बोतल लाई थी और जब वो देखती है कि शिजुको उसके लिए ऑरेंज जूस लेके आई है तो वो ज़बरदस्ती सभी पानी को खुद पीने लगती है ताकि इकी को ऐसा ना लगे कि वो उसके लिए लाई थी। इसके बाद शिजुको भी उससे ट्रेनिंग लेना चाहती है, पर जब स्टेला इकी से कहती है कि वो भी उससे सीखना चाहती है तो इकी उसे मना कर देता है, जिससे स्टेला गुस्से में वहां से चली जाती है, जो कारागामे नोटिस करती है। घर पहुंच के स्टेला को इकी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पावर मैजिकल है और इकी की पावर्स टेक्निकल, इसलिए उसे ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वो फिर स्टेला के साथ ट्रेनिंग देने आता है जहाँ वो सभी को पूल में खड़े होकर कॉन्सेंट्रेट करना सिखा रहा होता है। स्टेला भी चाहती है कि वो भी वो सब चीज़ करे जो इकी कह रहा होता है, तो वो भी पूल में जाके कंसंट्रेट करने लगती है और तभी कारागामे आके उससे कहती है तो कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच। स्टेला कारागामे से कहती है कि कुछ नहीं, इतने दिन हो गए कन्फेशन के लेकिन उनके बीच अभी भी बहुत दूरियां हैं। यहाँ कारागामे कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इतना बोल के वो इकी को स्टेला के पास भेजने चली जाती है। इकी स्टेला के पास आके क्या बात है पूछता है तो यहाँ स्टेला उससे अपनी परेशानी बताती है। इकी कहता है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। इस पर इकी रोने लगती है कि ये उसी की गलती है, उसने एक गर्लफ्रेंड होने का रोल अच्छे से नहीं निभाया। और यहाँ इकी कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और सारी गलतफहमी यहीं खत्म हो जाती है। घर जाते समय दोनों को अपने अपने नेक्स्ट फाइट की नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें उनके नेक्स्ट ओपोनेंट स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स होने वाले थे। दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स उनके लिए टक्कर के ओपोनेंट थे, पर एंड में स्टेला और इकी विन कर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी एकेडमी जा रहे होते हैं, जहाँ हमेशा की तरह इकी को लेकर शिजुको और स्टेला झगड़ रहे होते हैं और स्टेला एंड में ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी एलएस कहता है कि क्या तुमने उस लड़की को नोटिस किया जो कल से तुम्हारा पीछा कर रही है। इकी कहता है कि हाँ, और फिर वो उस लड़की को पेड़ के पीछे से बाहर आने के लिए कहता है। वो लड़की घबरा के पानी में ही गिर जाती है। तभी उसे पानी से निकाल के उससे बात करते हैं, जहाँ वो लड़की अपना नाम आयासे बताती है और इकी का पीछा करने का कारण बताती है कि वो भी चाहती है कि इकी उसे ट्रेनिंग दे। हालांकि वो एक महान तलवारबाज की बेटी है जिसे लोग द लास्ट सैमुराई के नाम से भी जानते हैं और जिनकी वीडियोस देख के ही इकी ने तलवारबाजी सीखना शुरू किया था। ये सुन इकी भी उसे ट्रेनिंग देने के लिए हामी भर देता है। अब अगले दिन इकी आयासे को प्रैक्टिस करा रहा होता है। वो देखता है कि आयासे एक स्पेशल अटैक कर रही होती है जो उसके फादर की हो सकती है और वो गलत स्टैंस पोजीशन के कारण सही से नहीं कर पा रही थी। तो इकी पहले उससे खड़े होने का सही तरीका बता रहा होता है क्योंकि एक मेल और फीमेल के स्टैंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, जो देख के शिजुको और स्टेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि इकी को भी। और फिर भी वो इस बात से खुश था कि उसकी मदद कर रहा है। उसे करेक्ट करने के बाद वो अपने मूवमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस करती है, तो ऐसे इकी को थैंक्स कहती है। अब घर जाते समय इकी ऐसे सॉरी कहता है कि उसने उससे बिना पूछे उसे टच करके उसकी स्टैंस ठीक की
यहाँ पे ऐसे कहती है कि तुम मुझे सिखा रहे थे, और वैसे भी ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे पापा मुझे सिखाया करते थे। यहाँ स्टेला अब काफ़ी जेलस हो रही थी। रूम में वो इकी से आके पूछती है तो तुम्हें कैसा फील हुआ उसे टच करके। इकी कहता है कि मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। और स्टेला इनसिक्योर थी तो इकी उसे एक गुड नाइट किस दे के कंफर्ट करता है। अगले दिन स्टेला और ऐसे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ इकी ऐसे में पहले के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट देखता है। फिर वो लोग साथ में लंच करने जाते हैं, जहाँ एक लड़का कुराडो अपने ग्रुप्स के साथ अयासो को परेशान कर रहा था। इकी उसे रोकता है तो इकी के सर पे वो बोतल दे मारता है। यहाँ स्टेला काफी गुस्से से उस पर वार करने उठती है, पर इकी उसका हाथ पकड़ के बैठा देता है। जब कोराडो वहां से चला जाता है तो स्टेला उससे पूछती है कि आखिर उसने कुछ किया क्यों नहीं। इस पर इकी कहता है कि वो नहीं चाहता है एकेडमी में हंगामा करना। तभी यहाँ स्टूडेंट काउंसिल के 2 मेंबर आते हैं। उनमें से एक कहता है कि अभी जो लड़का यहाँ से गया उसका नाम कोराडो है, द स्वॉर्ड ईटर, और वो पिछले साल के 7 स्टार फेस्टिवल का विनर भी रहा है। स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट कहती है कि अच्छा हुआ तुमने फाइट नहीं की, नहीं तो हमें तुमसे खामखा लड़ना पड़ता। कैफेटेरिया से निकलते समय अयासे इकी को कोराडो के बारे में कुछ बताने वाली होती है, और तभी उसके फ़ोन पे आए ईमेल को देखती है और वो रुक जाती है, जहां उसके नेक्स्ट ओपोनेंट का नाम इकी कुरागाने होता है। इकी को भी ईमेल आता है जहां उससे अयासे को फेस करना था अपने नेक्स्ट बैटल में। यहाँ ऐसे वहां से भाग जाती है उससे बिना कुछ कहे। अगले मॉर्निंग सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी इकी को अयासे का मैसेज आता है जहां वो उससे नाइट में एकेडमी के रूफ टॉप पर मिलना चाहती है। एलेस उसे वार्न करता है कि उसे इस तरह से अपने ओपोनेंट को फाइट के एक दिन पहले मिलना ठीक नहीं है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और इकी उससे मिलने जाता है जहां अयासे उसे पूछती है कि तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी फाइट तुमसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से होने वाली होगी। इस पर इकी कहता है मैं फिर भी उससे बिना किसी चीटिंग के हिम्मत से लड़ूंगा। इस पर अयासे कहती है पर मैं नहीं। इतना कह के वो उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है। इकी को कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत अपने सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज करके अयासे को बचाते हुए पुल में गिरता है। बाहर आने पे अयासे इकी से कहती है कि आखिर उसने इकी का ट्रम्प कार्ड यूज करवा ही दिया, और अब तुम 24 घंटे से पहले खुद को रिकवर नहीं कर पाओगे, जिससे तुम अब सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का यूज नहीं कर सकते, और फाइट स्टार्ट होने में अब कुछ ही घंटों का देर है। यहाँ इकी अयासे से पूछता है कि आखिर उसका ये फाइट जीतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अयासे उससे कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। रूम आके स्टेला से वो सारी बातें बताता है तो स्टेला कहती है कि मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इकी अपने आप को आराम दे रहा होता है। यहाँ शिजुको, एलेस और स्टेला भी थे। अभी यहाँ एकेडमी के प्रिंसिपल आती हैं और इकी के पूछने पे वो बताती हैं अयासे के बारे में कि वो क्यों बाय हुक और क्रूक फाइट को जीतना चाहती है। दरअसल उसके डैड अयात्सुजी, जिन्हें लास्ट सैमुराई के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कोराडो ने 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए चैलेंज किया था, जहाँ हारने पे उसने अयात्सुजी के डोजो, जो कि सैमुराई के लिए उसकी प्राइड होती है, उस पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद अयात्सुजी ने उस फाइट के बाद से कभी तलवार नहीं उठाई, और अयासे को लगता है कि 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में क्वालिफाई करने से वो स्ट्रांग बन जाएगी और फिर कोराडो को चैलेंज करके अपने पिता की डोजो को वापस ले आएगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां इकी और अयासे बैटल एरिना में एंटर करते हैं और दोनों अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं। जहां ये बैटल में कमेंट्री करने टीचर यूरी भी आई थी, ढेर सारा खून लेके। फिर बैटल स्टार्ट होता है और अयासे इकी पे स्टार्टिंग से ही चीटिंग करने लगती है। दरअसल उसने पहले से ही एरिना में मैजिक से ट्रैप लगा रखे थे और वो इकी को सिर्फ अपने तलवार को टच करके ही घायल किए जा रही थी। इकी ये नोटिस कर लेता है और फिर वो और ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगता है। मिस यूरी अयासे की चीटिंग को इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि इकी ने कहा था कि अयासे मेरी दोस्त है और मैं अगर ये बैटल हार भी गया तो फिर भी मैं 7 स्टार कंपटीशन में बना रहूंगा। अयासे के लिए ये नॉकआउट मैच होगा। इकी अयासे से कहता है कि अगर उसे सच में एक काबिल नाइट बनना है तो उसे अपनी स्किल और स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए, ना कि चीटिंग का। नहीं तो वो कामयाब तो हो जाएगी लेकिन कभी काबिल नहीं बन पाएगी। और यहाँ अयासे पे तो जीतने का भूत सवार था। इकी अयासे के दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उस पर वार करता है, जिससे वो घुटनों पे आ जाती है और उठ भी नहीं पाती। ऐसे कहती है कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज़ किए बगैर ही मुझे हरा दिए। तुम ठीक ही कह रहे थे, मैं खुद को ही बस धोखा दे रही थी। अब मैं वो सब कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मेरा है। इस पर इकी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे फादर की प्राइड वापस दिलाने में। आखिर तुम्हें दोस्त माना है मैंने। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेला और इकी अयासे के साथ उसके डोजो जा रहे थे, जो कोराडो का है। रास्ते में इकी पूछता है कि आखिर अयात्सुजी जैसे महान वॉरियर कैसे हार सकते हैं। इस पर ऐसे बताती है कि दरअसल मेरे पिताजी को एक हार्ट अटैक आया था जब मैं 10th में थी। उसके बाद उन्हें तलवारबाजी करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, और उस दिन भी जब वो अपने स्पेशल अटैक को करने जा रहे थे और हार्ट पे असर पड़ने की वजह से वो नहीं कर पाए और कुराडो जीत गया। वो लोग डोजो पहुंचते हैं जहां इकी अयासे की फैमिली की तरफ से कुराडो को चैलेंज करता है, जिसमें अगर वो हार गया तो उसे अयात्सुजी का डोजो वापस करना होगा। यहाँ कुराडो इकी से कहता है कि पहले तुम ये साबित करो कि तुम मुझे चैलेंज देने लायक हो। अभी यहाँ इकी उनके चमचों की धुलाई करते हुए फोटोज दिखाता है, जिसके बाद कुराडो अपने वेपन ओडिचिमारू को समन करता है, जिसका पावर है शेप शिफ्टिंग।
यहाँ इकी भी अपने वेपन इतात्सु को समन कर लेता है और फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ कुराडो काफी तेजी से इकी पे अटैक करता है, जिसे इकी डॉज करते हुए पीछे धकेला जाता है। यहाँ वो कुराडो की टाइमिंग और पैटर्न्स को समझ के मौका देख के उस पर वार करता है, पर कुराडो उसे पीछे से ही ब्लॉक कर देता है। ये देख के इकी हैरान था कि ये इसने कैसे किया। फिर वो कुराडो की फाइटिंग टेक्निक को एनालिसिस करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुराडो की रिफ्लेक्स स्पीड उससे 50 टाइम्स ज़्यादा है और इकी को इससे संभल के रहना होगा। और तभी कुराडो उस पर डबल स्ट्राइक अटैक करता है, जिसे इकी डॉज कर देता है, पर उसे काफ़ी चोट भी आ गई थी। यहाँ इकी को काफ़ी तकलीफ में देख के अयासे उसे अपने फादर की फाइट से कंपेयर करती है, जहाँ उन्हें भी कुराडो से फाइट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो इकी की मदद करने आगे बढ़ती है। पर स्टेला उसे रोकती है और कहती है कि उसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जरा देखो इकी को, वो भी फाइट को एंजॉय कर रहा है। यहाँ इकी और कुराडो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। यहाँ इकी कुराडो से फाइट करते हुए पूछता है कि अयात्सुजी भी ऐसे ही फाइट को एंजॉय कर रहे थे ना। यहाँ कुराडो अयात्सुजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसके बाद इकी गुस्से से कहता है बहुत हुआ, चलो अब इसे खत्म करते हैं। इसके बाद वो उसी अटैक को यूज करने जा रहा होता है जिसे अयात्सुजी करने वाले थे। यहाँ कुराडो भी अपने ओरिचिमारू की फुल पावर को यूज करते हुए कहता है मुझे ये अटैक को देखे 2 साल हो गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहाँ कुराडो घायल होकर हार मान गया था। इकी का ये वार देख के अयासे कहती है कि ये तो मेरे डैड का स्पेशल अटैक था, ये इकी को कैसे आता है? क्या ये उसने मुझे प्रैक्टिस करते देख के सीखा? और कोई भी इतने कम समय में इस अटैक को मास्टरी कैसे कर सकता है? ये सुन स्टेला कहती है कि यही तो इकी की खासियत है। यहाँ कुराडो इकी से उसका नाम पूछता है और ये कहते हुए चला जाता है कि ये डोजो तुम ही रख लो। यहाँ ऐसे इकी से थैंक्स कहती है और फिर वो लोग अयात्सुजी फैमिली का बोर्ड डोजो पे लगा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है पार्क में, जहाँ स्टेला इकी से कहती है चीटिंग करने के लिए अयासे को 10 सालों के लिए 7 स्टार फेस्टिवल से बैन कर दिया गया है। खुशी की बात यह है कि उसके डैड कोमा से वापस आ गए हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कमेंटेटर बता रही होती है कि 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इकी एक F क्लास का स्टूडेंट अपनी 12वीं लगातार जीत दर्ज कर चुका है। फाइट खत्म होने के बाद प्रिंसिपल इकी और स्टेला को ट्रेनिंग कैंप के लिए एक ट्रिप पे भेजती हैं, जहाँ स्टेला काफी खुश थी कि उसे इकी के साथ अकेले घूमने का मौका मिला है। वो लोग कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ स्टेला कहती है कि मुझे यहाँ थोड़ी ठंड लग रही है। अभी उनके पीछे से कुछ लोग निकलते हैं, जिन्हें देख इकी अपने स्टांस ले लेता है और ये लोग स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, जो दोनों को अपने साथ कैंप ले आते हैं। जहाँ इकी इनके बैडमिंटन खेलने के तरीके को देख के हैरान था। यहाँ उनका एक मेंबर कहता है चलो अब काम पे लगते हैं। इकी कहता है कैसा काम, हम तो यहाँ वेकेशन पे आए हैं ना। काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि यहाँ 1 महीने के लिए स्कूल की ट्रेनिंग कैंप होने वाली है और हम लोग कम पढ़ रहे थे, इस वजह से हमने प्रिंसिपल को बोल के कुछ मेहनती लोगों को बुलाया और अच्छा है कि तुम दोनों काफ़ी मेहनती हो। सफाई का काम खत्म करने पे वो लोग इकी और स्टेला को अकेला छोड़ देते हैं घूमने के लिए। वो लोग उसी वाटरफॉल को देखने जा रहे होते हैं जो उन्होंने यहाँ आते समय बस से देखा था, और यहाँ स्टेला को ठंड की वजह से बुखार आने लगा था। इकी उसे वापस कैंप चलने बोलता है, पर स्टेला मना कर देती है क्योंकि उसे इकी के साथ घूमने का ये पहला मौका मिला है। इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई इकी की बहन शिजुको के पास आके कहता है मिस्टर कुरुगाने ने आपको बुलाया है। शिजुको कहती है कि आखिर डैड को मुझसे क्या काम है। इधर पहाड़ों पे काफी तेज हवाएं चलने लगी थी और अब स्टेला की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। इकी कहता है अब बस बहुत हुआ ट्रिप, चलो वापस। इकी उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से ये ट्रिप बर्बाद हो गई और वो अब घबराने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इकी कहता है कि तुम्हें बस नॉर्मल कोल्ड और फीवर है, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और इकी स्टेला को संभालते हुए एक कुटिया ढूंढ लेता है। उन दोनों का पीछा यहाँ एक आदमी कर रहा होता है, जो उनकी लोकेशन को किसी से शेयर कर देता है। इधर इकी को स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स का कॉल आता है। इकी उन्हें बताता है कि वो कहाँ है और स्टेला की तबीयत भी खराब है। इधर हम शिजुको को देखते हैं, जो अपने फादर से पूछती है कि आखिर क्या बात है। इसमें मिस्टर कुरुगाने कहते हैं कि मैं बस तुम्हें इनकरेज करने के लिए बुलाया हूँ, तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो 7 स्टार फेस्टिवल में, कुरुगाने फैमिली का नाम तुम ही रोशन करोगी। इस पर शिजुको कहती है और बड़े भाई उनका क्या, वो भी तो अब तक 12 में से 12 मैचेस जीत चुके हैं। इस पर मिस्टर कुरुगाने कहते हैं क्या तुम इकी के बारे में बात कर रही हो। इस पर शिजुको गुस्से से कहते हुए चली जाती है कि चलिए कम से कम आपको उनका नाम तो याद है। इधर स्टेला के सोए हुए फेस को इकी देख रहा होता है। अभी उसे किसी की आहट आती है, वो स्टेला को निकाल के बाहर लाता है, जहाँ वो एक बड़ा सा गोलेम को देखता है जो उनकी कुटिया को तहस नहस करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। इकी अपने विपन से उस गोलम के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर वो गोलम बार बार खुद को रीजनरेट कर ले रहा था। अभी वो गोलम इकी पे हमला करने जा रहा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स यहाँ आ जाते हैं और स्टेला को बचा लेते हैं। फिर वो सब मिलकर उस गोलम पे वार करते हैं, पर वो बार बार खुद को रीजनरेट कर ले रहा था और इन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी यहाँ स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टोका टोडो आ जाती है और अपने लाइटनिंग पावर रैकेडी का यूज करके उस गोलेम पे वार करती है, जिससे एक तेज बिजली जाके गोलेम और उसके कंट्रोल करने वाले पे गिरती है, जिसके बाद वो नष्ट हो जाता है। यहाँ इकी कहता है तो ये है एकेडमी की सबसे तलवारबाज नाइट।
फिर शिफ्ट होता है जहां हम शिजुको को देखते हैं जो अपने ईमेल को देख के कहती है अब मजा आएगा, जहां उसके नेक्स्ट ओपोनेंट का नाम लिखा था टोकाटोडो। सीन शिफ्ट होता है जहां इकी, एलएस और स्टेला बात कर रहे होते हैं कि कल के हमले के पीछे आखिर कौन हो सकता है। इकी यहाँ कहता है कि प्रेसिडेंट ने काफी आसानी से उस गोलेम को हरा दिया था। शिजुको का नेक्स्ट फाइट प्रेसिडेंट टोकाटोडो से ही है। एलएस पूछता है कि आखिर वो बात विचार में कैसी है। इकी कहता है कि हमें उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। जो भी हो वो शिजुको के लिए एक टफ ओपोनेंट रहने वाली है, क्योंकि शिजुको वाटर मैजिक यूज करती है और टोकाटोडो लाइटनिंग। इसलिए मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ कि वो कल क्या स्ट्रेटजी यूज करेगी। एलएस आके शिजुको से बताता है कि कैसे इकी उसकी फिक्र कर रहा था, क्योंकि टोकाटोडो के पास रायकेरी की पावर है। तो शिजुको कहती है कि मुझे हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं बड़े भाई की केयर करने लायक हूँ। सीन शिफ्ट होता है बैटल अरीना में। दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के आमने सामने थे और कोई भी पहला अटैक नहीं कर रहा था। ये देख स्टेला इकी से पूछती है तो इकी कहता है कि टोकाटोडो क्लोज फाइट में अच्छी है और शिजुको लॉन्ग में, इसलिए टोकाटोडो पहले फायर नहीं दे रही। तभी शिजुको उस पर लॉन्ग रेंज से अटैक करती है, जिससे टोकाटोडो अपनी लाइटनिंग की मदद से बच जाती है। फिर शिजुको टोकाटोडो के एक पैर को जमा देती है और उसके ऊपर बहुत बड़ा आइस का अटैक मारती है और प्रेसिडेंट टोकाटोडो बड़े स्टाइल्स के साथ अटैक से बच जाती है। इधर तभी वो अचानक से लाइटनिंग के स्पीड से आके शिजुको पे हमला करती है, जिससे वो बच तो जाती है पर उसे काफी चोट आ जाती है। शिजुको इस बात से हैरान थी कि वो मेरे इतने क्लोज कैसे आ गई, मैं तो हर वक्त उस पर नजर रखी हुई थी। कि प्रेसिडेंट के इस हमले के बारे में बताता है कि ये मैंने मिस नेने को करते देखा है। अभी यहाँ मिस नेने अपने कमेंट्री छोड़ के आ जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, और इस अटैक का नाम है युकाशी। इकी कहता है कि आखिर एक स्टूडेंट इस टेक्निक को कैसे अच्छे से कर पा रहा है। अभी यहाँ प्रिंसिपल आती हैं और नेने को पकड़ के वापस कमेंट्री करने ले जाती हैं। यहाँ फिर स्टेला के साथ साथ सभी शिजुको का हौसला बढ़ाने लगते हैं। अभी यहाँ स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी कहते हैं कि शिजुको ने काफी टाइम तक प्रेसिडेंट को संभाल के रखा है। इधर प्रेसिडेंट के हमलों को शिजुको अपने क्लोन्स बना के डॉज कर रही होती है और तभी प्रेसिडेंट रायकेरी पावर का यूज करती है, जिससे शिजुको के सारे क्लोन्स नष्ट हो जाते हैं और वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एलएस, इकी और स्टेला शिजुको को देखने आए थे, जो हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही होती है। वो कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा फाइट किया। तो शिजुको कहती है पर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं हार गई, इसलिए मुझे आप सब अकेला छोड़ दो। इकी और स्टेला के जाने के बाद एलएस उसे गले लगाते हुए कहता है कि अब स्ट्रांग बनने का नाटक बंद भी करो, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं मिस्टर कुरुगाने को, जिसके पास वही आदमी खड़ा था जो गोलेम से हमला करवाया था। यहाँ वो कहता है कि शिजुको तो अब हार गई है, तो अब इकी का क्या करना है। इस पर मिस्टर कुरुगाने कहते हैं कि जो करना है अब तुम करो, मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। सीन शिफ्ट होता है बैटल अरीना में, जहाँ स्टेला अपने ओपोनेंट को अपने फायर पावर से हरा देती है और ये उसकी 14 आउट ऑफ 14 विक्ट्री है। इसके बाद वो इकी के साथ किए वादे को याद दिलाती है, जहां इकी भी उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है, और दोनों एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ कोई इनकी फोटो क्लिक कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के पास, जहाँ इकी को बुलाया गया था, जहाँ वो उस आदमी का फोटो दिखाते हुए इकी से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। यह है अकाजा, जो कि तुम्हारे फैमिली का सेक्रेटरी के साथ साथ इथिक्स कम्युनिटी का प्रेसिडेंट भी है, और ये आजकल तुम पे स्पाई करवा रहा है। इकी कहता है कि वो मुझे हमेशा से ही पसंद नहीं करता था, अगर कोई एकेडमी पे बात आएगी तो आप कह दीजिएगा मैं इसे लीव कर दूंगा। इस पर प्रिंसिपल कहती हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं पता लगाती हूँ कि क्या मामला है। इसके बाद हम इकी और स्टेला को देखते हैं, जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के बुलाने पे मिलने आए थे, जहां उन्हें टोकाटोडो काउंसिल की प्रेसिडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे मिल के स्टेला और इकी सोचते हैं कि ये पावरफुल होने के साथ साथ कितनी फ्रेंडली भी है। वो लोग फिर उनके साथ एक फेडरेशन में आ जाते हैं, जहाँ एक मेंबर इकी से बताता है कि प्रेसिडेंट अक्सर टाइम मिलने पर इन बच्चों से मिलने आती हैं। यहाँ बच्चे स्टेला के खूबसूरत बालों को देख उससे उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं। इधर खाना बनाते समय इकी टोकाटोडो से उसकी टेक्निक के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मैं आंख बंद करके अटैक की वेव को महसूस कर सकती हूँ। इकी कहता है कि हाँ, और तुम्हारी लाइटनिंग स्किल इससे और ज़्यादा एडवांस बनाती है। यहाँ उनमें से एक मेंबर इकी को बताता है कि प्रेसिडेंट ने काफ़ी बच्चों को संभाला है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। इकी टोकाटोडो से पूछता है तो वो बताती है कि मैं इन बच्चों को वो प्यार देना चाहती हूँ जो किन्हीं कारणों से इनके मॉम डैड नहीं दे पाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेला और इकी एकेडमी लौट रहे थे, जहाँ उन्हें शिजुको, एलएस और कारागामे मिलते हैं, जो उन्हें न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें इकी और स्टेला के किसिंग फोटो के साथ लिखा था प्रिंसेस स्टेला का एकेडमी में इकी के साथ अफेयर। तभी यहाँ काजा आता है और इकी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि इथिक्स कम्युनिटी ने तुम्हें सफाई देने के लिए बुलाया है। यहाँ इकी स्टेला को आश्वासन दिलाता है और एलएस के साथ जाने कहता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जापानीज हेडक्वार्टर में इकी को देखते हैं, इसमें अकाजा के साथ साथ 2 लोग और थे और उसके और प्रिंसेस के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। इस पर इकी कहता है कि वो प्रिंसेस की रिस्पेक्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो इलीगल हो। इधर हम स्टेला के एक और फाइट को विन करते देखते हैं, पर कुछ ऑडियंस उस रूमर्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे स्टेला थोड़ी अपसेट हो जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि अकाजा इकी को फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। स्टेला इस पर रोते हुए कहने लगती है कि ये सब उसकी गलती है, इसलिए वो अब इकी से रिलेशन नहीं रखेगी। यहाँ शिजुको उस पर अपने वाटर पावर उसके मुंह पे मारते हुए कहती है कि भैया वहाँ अपने प्यार को सच्चा साबित करने में लगा है और तुम हो कि उसे धोखा देने की बात कर रही हो। स्टेला कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। इधर इकी को हेडक्वार्टर में ही रखा गया था, यहाँ तक कि उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। फाइट के दिन ही उसे रिलीज किया जाता था और फाइट विन करने के बाद डेली उसकी हियरिंग होती है। वो फिर अपने फादर से बात करना चाहता है, अकाजा मना कर देता है, पर तभी उसे एक मैसेज आता है जिसके बाद इकी अपने फादर से मिलता है जहां वो कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। इस पर इकी कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते। इस पर मिस्टर कुरुगाने कहते हैं कि बेटे तो तुम हो, दिक्कत इस बात की है कि अगर तुम्हारे जैसे यूजलेस लोग जो कोई भी पावर्स के साथ जन्म नहीं लेते हैं वो अगर कामयाब होने लगे, जिसमें प्रिंसेस को पाना भी शामिल है, लोग उन्हें ही फॉलो करने लगेंगे, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल ना करो और तुम मेरी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरे। अपने पिता के मुंह से उसके बेटे के लिए ऐसी बात सुन के इकी पूरा टूट सा जाता है और रोने लगता है। एक दिन मिस यूरी इकी से मिलने आती हैं, जहाँ गार्ड्स उन्हें मिलने से रोक रहे होते हैं और तभी यहाँ यूरी खून की उल्टी करने लगती हैं और इसी बीच में वो एक लेटर इकी के पॉकेट में डाल देती हैं, जिसके बाद फिर उसे अलग कर दिया जाता है। इकी कमरे में आके उस लेटर को देखता है जो स्टेला ने अपने बाल के टुकड़े के साथ भेजा था। ये चीज इकी को हिम्मत देती है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। इकी फिर एक एक करके अब अपने सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल्प पावर का यूज करके सारी फाइट जीत के अब लास्ट फाइट तक पहुंच गया था और कस्टडी में होने की वजह से वो काफी थकान और कमजोरी महसूस करने लगा था। अब हियरिंग का 19वां दिन था और जहां उसे अकाजा बताता है कि उसकी अब लास्ट फाइट होने वाली है टोकाटोरो द लाइटनिंग गर्ल से, और अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मैजिकल नाइट कभी नहीं बनने दिया जाएगा। दिन शिफ्ट होता है जहां हम शिजुको को देखते हैं जिसे टोकाटोरो कहती है कि वो अपने भाई का फॉर्म फाइटिंग से विड्रॉ करा ले, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि फाइट करे। शिजुको इस बारे में एलएस से बात करने जाती है, जहाँ एलएस कहता है कि शिजुको ही फैमिली में एक लौती ऐसी है जिस पर इकी भरोसा करता है, इसलिए वो जो भी करे इकी की खुशियों को ध्यान में रख के करे। सीन शिफ्ट होता है फाइनल बैटल के दिन, जहाँ बाकी सभी का फाइनल बैटल खत्म हो चुका था और सभी बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं इकी और टोकाटोरो के फाइट का। पूरे फाइट को इंटरनेशनली लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। यहाँ प्रिंसिपल के साथ द लास्ट सैमुराई भी आए थे फाइट को देखने के लिए। तभी पीछे से अकाजा हंसते हुए कहता है कि कहीं ये फाइट कैंसिल ना हो जाए। प्रिंसिपल देखती हैं कि इकी अभी तक नहीं आया तो वो अकाजा से कहती हैं कि इकी को यहाँ तक लाने का जिम्मेदारी उसका था। इस पर अकाजा कहता है कि वो तो बहुत पहले ही निकल चुका था। इधर हम इकी को देखते हैं जो पैदल चल के आ रहा होता है, जो काफी तकलीफ में था। थकान की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की वही बात याद आती है कि क्या तुम थक गए हो, क्या तुमने हार मान ली है? अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाने की देर है और मंजिल तुम्हारे सामने होगी। यही सोचते हुए इकी आगे बढ़ते जा रहा होता है। तभी उसे एक लाइट दिखती है। वो आंखें खोलता है तो वो शिजुको के बाहों में था, जहाँ वो इकी से फाइट ना करने के लिए कहती है। और फिर वो कहती है कि क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल और एक नई जिंदगी इस एकेडमी ने ही दी है, तो वो उसे नहीं रोकेगी। इधर सभी लोग उसे चीयर करने बाहर आते हैं, जहाँ स्टेला भी थी, जो अपने फाइनल बैटल जीत गई थी और 7 स्टार फेस्टिवल में अपना प्लेस पक्का कर लिया था। ये देख के इकी को की अपने वादे याद आते हैं कि दोनों एक दूसरे को बेहतर नाइट बनाएंगे और उसके लिए मुझे भी जीतना होगा। फाइनल बैटल स्टार्ट होने से पहले एलएस भी यहाँ आता है और सभी को बताता है कि वो भी अपनी फाइट जीत के 7 स्टार बैटल फेस्टिवल में जगह पक्की कर लिया है और अब वो भी बैठ के इकी का फाइट देखेगा। इधर दोनों इकी और टोकाटोरो एक दूसरे के आमने सामने थे। टोकाटोरो अपना वेपन समन करते हुए कहती है कि उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो उसे ऐसी हालत में हरा रही है। इस पर इकी भी अपने वेपन को समन कर लेता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे हरा के दिखाओ। इसके बाद इकी अपने सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल्प पावर का यूज स्टार्टिंग में ही करने लगता है। टोकाटोरो सोच रही होती है कि उसे बस इस अटैक को डॉज करना है और वो ऐसा कर लेगी तो वो आसानी से जीत जाएगी, इसलिए वो भी अपने पूरी पावर का यूज करती है जिससे वो उसके आने वाले अटैक को रोक सके। और इकी 1 सेकंड के अंदर ही अपने पूरी पावर को लगा के उसकी तरफ बढ़ता है और टोकाटोरो वहीं जमीन पर अचेत गिर जाती है। ये देख अकाजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इकी ने 1 सेकंड में लाइटनिंग गर्ल टोकाटोरो को कैसे हरा दिया। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उसकी ये बात सुनकर डीमन गर्ल नेने और लास्ट सैमुराई आयात्सुजी हंसने लगते हैं। आयात्सुजी बताते हैं कि उसने अपनी पावर को 1 मिनट की जगह 1 सेकंड में ही यूज कर लिया, जिससे वो काफी इंटेंस हमला कर पाया। अब यहाँ अकाजा गुस्से में आके फिर इकी को मारने बढ़ता है, जो अपने फिस्ट को ऊपर करके विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा होता है। अभी यह स्टेला आके अकाजा को मार के दूर भेज देती है, इकी को कांग्रेस करती है। इसके साथ साथ वो पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट के सामने इकी को मैरिज के लिए प्रपोज करती है। इकी भी यहाँ प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम मिस्टर कुरुगाने को देखते हैं, जहाँ उन्हें वर्मेलियन प्रिंसेस स्टेला के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये शादी मंजूर होगी।
सीन शिफ्ट होता है अब कुछ दिनों बाद, जहां प्रिंसेस अनाउंस करती हैं 6 स्टूडेंट्स के नाम जो 7 स्टार बैटल फेस्टिवल के लिए जाने वाले हैं, जिसमें एलिस, स्टेला और हमारा हीरो इकी कुरुगाने हैं। एक आम सा लड़का जो खुद के दम पे इतने आगे तक आया और जिसे और भी आगे जाना है। यहाँ स्टूडेंट काउंसिल की ओल्ड प्रेसिडेंट टोकाटोरो इकी को काउंसिल का न्यू प्रेसिडेंट घोषित करती है, जिसे पूरा एकेडमी सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो डिजर्व करता है। और यहीं पे हमारे ये एनीमे की दिल छू जाने वाली स्टोरी खत्म होती है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।